रहीम अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज जो शॉर्ट स्टोरी हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट्स फ्रॉम अमेरिकन लिटरेचर, द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ अशर बाय एडगर एलन पो। बहुत ही इंटरेस्टिंग शॉर्ट स्टोरी है। इस पे ऑलरेडी मेरी एक वीडियो बनी है जिसमें मैंने टाइटल, सिग्निफिकेंस, शॉर्ट बायोग्राफी ऑफ एडगर एलन पो, की पॉइंट्स और इसकी सेटिंग को डिस्कस किया था। सो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। आज की वीडियो में हम करेक्टर्स, समरी, थीम्स और सिंबलिज्म को डिस्कस करेंगे। सो टाइम वेस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला करेक्टर है हमारे पास द नरेटर। द अननेम्ड नरेटर इज़ अ चाइल्डहुड फ्रेंड ऑफ रॉड्रिक अशर एंड सर्व्स एज द स्टोरीज मेन प्रोटोगनिस्ट। ये जो है एक अननेम्ड नरेटर है और रॉड्रिक अशर इसके जो है ओल्ड फ्रेंड है और स्टोरी के प्रोटोगनिस्ट है। ही इज़ अन आउटसाइडर हु इज़ ड्रॉन इनटू द स्ट्रेंज एंड अनसेटलिंग वर्ल्ड ऑफ द अशर फैमिली एंड सर्व्स एज अ कंडक्ट for the reader's experience of the story. He is described as being rational and logical but also sensitive and emotional. अब होता क्या है कि जब इसके फ्रेंड रॉड्रिक अशर इसे अपने मेंसन यानी महल में बुलाता है तो वो ये ऑलरेडी इस बंदे के अंदर, ये जो करेक्टर है रॉड्रिक अशर, ये ऑलरेडी स्ट्रेस्ड रहता है। इसके अंदर एक फेयर होती, एंजाइटी होती है। तो ये जो नरेटर है, ये जो अननेम्ड नरेटर है, ये जब इसको ज्वाइन करता है अपने फ्रेंड रॉड्रिक अशर को, तो ये भी इमोशनल हो जाते हैं, सेंसिटिव बन जाते हैं। ठीक है। उसके बाद है हमारे पास करेक्टर रॉड्रिक अशर। रॉड्रिक अशर ये भी एक मेन करेक्टर है पूरी स्टोरी में और ये अशर फैमिली से, अशर जो है एक फैमिली है। द ऑनर ऑफ द डिकेइंग मैंसन, ही इज़ डिस्क्राइब्ड एज बीइंग फिजिकली एंड मेंटली इल। अब ये एक मैंसन जो है महल को कहते हैं, एक महल के जो है एक लाइक ऑनर है और इसी महल में ये अपने दोस्त, ये जो अननेम्ड नरेटर है, इसको बुलाते हैं और ये फिज़िकली जो है और मेंटली जो है इल है विद अ मॉर्बिड acuteness of the senses. He obsessed with the idea that his family is cursed and that the manson, अब इसका ख़्याल ये है कि जो मेरी फैमिली है वो कर्स्ड हो चुकी है, मतलब उसको जो है लाइक किसी की नज़र लग चुकी है। तो इसीलिए जो मेरी फैमिली है उनकी ऑलरेडी डेथ हो चुकी है। अब जो मेरा मेंसन है, मतलब जो मेरा महल है, वो भी अब जो है लाइक तबाही की तरफ है, मतलब वो गिर जाएगा और आखिर में इसी तरह ही होता है। मैडलिन अशर, मैडलाइन अशर जो है ये रॉड्रिक की जो है सिस्टर है, ट्विन सिस्टर है एंड सफ़र्स फ्रॉम अ मिस्टीरियस इलनेस। ये भी बीमार रहती है। अब ये जो एक बीमारी है इसकी पूरी फैमिली में चलती आ रही है और इसी बीमारी की वजह से इनको जो है लाइक इनकी डेथ भी होती है, जिसमें लाइक एंजाइटी है, फेयर है, ये सब जो है इनकी फैमिली में चलती आ रही है। शी डिस्क्राइब्ड एज फ्रेल एंड वीक, ये भी वीक करेक्टर है विद अ गोस्ट लाइक अपेरेंस और गोस्ट लाइक इसकी जो है अपेरेंस है। शी इज़ कन्फाइंड टू हर रूम फॉर मच ऑफ द स्टोरी एंड इज़ परस्यूम्ड डेट फॉर मोस्ट ऑफ इट। अब ये अपने रूम तक ही महदूद रहती है। एक दफ़ा जो है लाइक जो हमारे नरेटर है, जो अन्य नरेटर, उसके सामने नज़र आती है। फिर उसके बाद जो है ये अपने रूम में रहती है और ये एक डेड वुमेन की तरह होती है। ठीक है। अब वो किस तरह, ये जब हम इसकी समरी डिस्कस करेंगे आपको बेहतर समझ आएगी। हाउएवर शी इवेंचुअली रीअपीयर्स एंड प्लेज अ पिवटल रोल इन द स्टोरीज। लाइक आई सेड कि जब इसकी डेथ होती है फिर ये अगेन रीअपीयर होती है। फिर हमारे पास करेक्टर है द हाउस, करेक्टर ही कहेंगे इसको। द अशर मैंसन इज़ आलमोस्ट अ करेक्टर इन इट्स ओन। अब ये घर है, घर को जो है एक करेक्टर की तरह भी हम ले सकते हैं क्योंकि ये स्टोरी इसी घर के इर्द गिर्द ही घूमती है। जिस तरह नरेटर है वो नरेट कर रहा है उस घर के जो हालात है, उस घर में जो लोग रहते हैं, जिसमें रॉड्रिक अशर और इसकी जो सिस्टर है मेडलाइन अशर, ये दोनों रहते हैं। तो साथ में वो घर के अपेरेंस के बारे में भी बताता है जो नरेटर है और इन दोनों के बारे में भी बताता है, इनकी जो मेंटल कंडीशन है, जो फिज़िकल कंडीशन है, उनके बारे में भी रीडर्स को बताता रहता है। कंट्रीब्यूटिंग टू द स्टोरीज एटमॉस्फेयर विद इट्स क्रम्बलिंग वॉल्स एंड, अब ये लाइक आई सेड कि जो हाउस है उसके अपेरेंस के बारे में, मतलब उस घर में क्या क्या चीज़ें हैं उसके लाइक कहता है कि ये इसकी जो विंडोज़ है वो बिल्कुल आंखों की तरह है। ठीक है। कंट्रीब्यूटिंग टू द स्टोरीज एटमॉस्फेयर ऑफ डिकेइंग एंड डिस्पेयर, द मेंसन इज डिस्क्राइब्ड एज बीइंग सेंटेंट विद अ सोल दैट इज इनएक्सट्रैकेबली लिंक टू द फेयर फेट ऑफ द अशर फैमिली। तो इसको जो है लाइक जो अशर फैमिली है उसके साथ जो है लाइक कंपेयर किया जा रहा है क्योंकि ये बहुत पुराना जो है महल है और इसी तरह जिस तरह अशर फैमिली है बहुत पुरानी फैमिली है, ये जो महल है ये भी बहुत पुराना महल है। अब जो हमारा मेन पर्पज़ है वो है समरी। तो दोस्तों ये शॉर्ट स्टोरी, ये शॉर्ट गोथिक फिक्शन है। ठीक है। ये एक
हॉरर फिक्शन है। एक डार्क सुकून वाली रात थी, साल ख़त्म होने वाला था, आसमान में बादल छाए हुए थे। सारा दिन मैं अपने घोड़े पर सवारी करके एक गांव पहुंचा शाम के वक्त। अब ये जो है नरेटर नरेट कर रहा है, ठीक है। हमने करेक्टर्स में डिस्कस की थी एक अननेम नरेटर, ये सब कुछ जो है वही नरेट कर रहा है, उसका नाम जो है मेंशन नहीं किया गया। ये क्या कहता है कि मैं ये लाइक एक डार्क सुकून वाली रात थी, साल ख़त्म होने वाला था, आसमान में बादल छाए हुए थे। सारा दिन मैं अपने घोड़े पर सवारी करके गांव पहुंचा शाम के वक्त। तो शाम के वक्त हाउस ऑफ अशर के पास पहुंचा। मैं नहीं जानता वो कैसी फीलिंग्स थी, लेकिन पहली बार जब मैंने उस बिल्डिंग को देखा तो अजीब सी सैडनेस वाली फीलिंग आई थी। उस घर का लाइक ग्राउंड, उस घर की ठंडी दीवारें, उसकी खिड़कियाँ जैसे उसकी आंखें हो, उस लाइक आसपास के जो पेड़ जो लगभग मरे हुए थे। मेरे दिल में सैडनेस थी, मेरे दिल में मतलब एक गम था, एक उदासी थी। मैंने ख़ुद से पूछा क्या है ये। इस सवाल का जवाब मुझे आज तक नहीं मिला। मैंने उस बिल्डिंग के पास जाकर अपने घोड़े को पार किया। पास में एक डार्क वाइट तालाब सा बना हुआ था, उसमें मैं सूखे पेड़ों का रिफ्लेक्शन साफ साफ देख सकता था। उस घर का रिफ्लेक्शन, खिड़कियों का रिफ्लेक्शन। अब मैं उस घर में कुछ हफ्ते गुजारने वाला था। इस उदासी के बीच इस घर के मालिक का नाम रॉड्रिक अशर। हम जब बच्चे थे, ये रॉड्रिक अशर ओबियसली इस नरेटर के दोस्त हैं। तो यहाँ पे जो नरेटर वो अगेन क्या कहते हैं कि जब हम बच्चे थे, दोस्त थे, लेकिन सालों से हमारी मुलाकात नहीं हुई। उसकी तरफ से मुझे एक लेटर मिला था। किसकी तरफ से? रॉड्रिक अशर की तरफ से। किसको लेटर मिला था? ये अननेम नरेटर को, कुछ दिन पहले। उस लेटर में उसने मुझे बुलाया था, मुझसे मिलने आओ दोस्त, मैं बीमार हूँ। अब ये बातें कौन कर रहा है उस लेटर में? रॉड्रिक अशर जो है नरेटर को कह रहा है कि दोस्त मैं बीमार हूँ, मुझसे मिलने आओ। बॉडी और दिमाग दोनों से तुम ही मेरे अकेले दोस्त हो जिससे मैं मिलना चाहता हूँ। उसने इस लेटर में अपने इमोशंस को एक्सप्रेस किए थे जैसे वो नहीं उसका दिल बोल रहा है। तो नरेटर अगेन कह रहा है कि जे इस लेटर में इसने अपने इमोशंस को एक्सप्रेस किए थे जैसे वो नहीं उसका दिल बोल रहा है। उससे मना नहीं कर सका। और उसकी फैमिली इस जगह की सबसे ओल्ड फैमिली है, बहुत फेमस, गरीबों की हेल्प करने वाली फैमिली। और ये भी जानता हूँ कि ये इतनी बड़ी नहीं है, ठीक है। इसकी बहुत सारी ब्रांचेज़ है। एक नाम अपने बाप से अपने बेटे को मिलता है। हम बोलते हैं हाउस ऑफ अशर, तो इस फैमिली से हमको पता चलता है कि ये किस टाइप की फैमिली रही होगी। मैंने फिर से उस तालाब में उन पिक्चर्स को रिफ़्लेक्ट होते हुए देखा। मेरे दिमाग में एक अजीब सी इमेज आई। उस घर के आसपास की हवा कुछ अलग ही थी, एक नॉर्मल हवा नहीं थी। ये हवा इन मरे हुए पेड़ों से आ रही थी। मैंने अपने आप से पूछा कि मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा। मैंने उस बिल्डिंग को एक बार फिर से देखा। सबसे नोटिस करने वाली बात यह थी कि इतने अरसे से ये बिल्डिंग खड़ी है, पता नहीं कैसे खड़ी है। इसकी दीवारों में क्रैक्स आ चुके थे, ठीक है, दराड़ जिसको हम कहते हैं, दराड़ आ चुके थे, लेकिन ये गिरी नहीं। इन पत्थरों को देख के लगता था अभी गिर जाएगी। उस तालाब में एक चीज़ नहीं दिख रही थी। उस घर में पड़ा हुआ एक लंबा सा क्रैक बीचों बीच जो उस दीवार से नीचे तक आ रहा था। मैं उस घर में जाने के लिए अंदर गया। एक आदमी जो उस घर में काम करता था, उस घर का सर्वेंट, उसने मुझसे मेरा घोड़ा लिया और मैं घर में इंटर हो गया। और एक और नौकर आया मेरे पास, कुछ बोले बिना मुझे अपने मालिक के कमरे लेकर गया। मेरे आसपास की दीवारें डार्क थी। अब अगेन देखो, मैंने बताया था कि ये जो एक दीवार, सॉरी, करेक्टर्स में एक डिस्कस किया था कि जो घर है उसको भी एज अ करेक्टर के तौर पे रखा गया। उसकी मेन वजह ये है क्योंकि घर के बारे में ये बहुत सी चीज़ें बताता है। अब ये वहाँ पे अगेन वो घर के बारे में बता रहा है जो नरेटर है, कि जब मुझे वो अपने मालिक के कमरे में ले कर गया, मेरे आसपास की दीवारें डार्क थी। ज़मीन पे एक कालापन। उस घर में बहुत सारी ओल्ड चीज़ें थी जो लड़ाई में काम आ सकती थी। बचपन में मैंने इन चीज़ों को देखा था। अब क्यों बचपन में? क्योंकि ये रॉड्रिक अशर हैं, उसके पुराने दोस्त हैं। ये रॉड्रिक अशर के पुराने दोस्त हैं। जो नरेटर हैं रॉड्रिक अशर के पुराने दोस्त हैं। तो ये क्या कहता है कि वहाँ उस घर में ऐसी चीज़ें भी थी जो लड़ाई में काम आ सकती थी। बचपन में मैंने इन चीज़ों को देखा था। इन चीज़ों को देख के मेरे दिमाग में अजीब सी आइडियाज़ आ रहे थे। फिर मैं आया एक बड़े से रूम में। बहुत बड़ा रूम था, बहुत बड़ी बड़ी विंडोज़ थी उस कमरे में। छोटी सी रेड कलर की लाइट जल रही थी जो
शीशों में से गुज़र रही थी और मेरी आंखों ने उस कमरे में ज़्यादा चीज़ें नहीं देखी, क्योंकि एक छोटी सी रेड लाइट जल रही थी। रोशनी इतनी नहीं थी उस कमरे में। बहुत सारे चेयर्स और टेबल्स थे, बहुत अरसे से वो यूज़ की जा रही थी। बुक्स यहाँ वहाँ पड़ी थी जिनको वो रॉड्रिक अशर पढ़ता था, मतलब उन बुक्स को जो है रॉड्रिक अशर जो है पढ़ता था। पता नहीं क्यों हर एक चीज़ से मुझे सैडनेस नज़र आ रही थी। मैं रूम में गया, अशर खड़ा हुआ पहले लेटा हुआ था बेड पे, और मुझे एक गन मिला। मुझे पता नहीं क्यों ये सब फेक लग रहा था, लेकिन जब मैंने उसके फेस की तरफ देखा कि जो कुछ इसने उस लेटर में लिखा था बिल्कुल सही था। हम दोनों कुछ देर के लिए एक साथ बैठ गए। कौन कौन? नरेटर और रॉड्रिक अशर, मतलब दोनों दोस्त एक साथ बैठ गए। दोनों में से कोई कुछ नहीं बोला। मैंने उसकी तरफ देखा कि ये कितना बदल गया है। क्या ये मेरा वही दोस्त है? उसकी स्किन जो थी वाइट ग्रे कलर की हो गई है या हो गई थी। आंखें बाहर आ गई थी। होंठों पर कोई कलर नहीं था, लेकिन होंठों और नाक का शेप अभी भी वही था। सॉफ्ट बाल थे और इस फेस पर स्ट्रेंजनेस आ गई थी। पहचानना मुश्किल था। और उसकी आवाज़ मुझे कांपती हुई लग रही थी। उसने मुझे बताया कि उसकी इलनेस का रीज़न क्या है। उसकी ये फैमिली सिकनेस थी। मैंने करेक्टर्स में आपको बताया था कि इनकी फैमिली में एक सिकनेस थी। मतलब वो सिकनेस क्या थी? ये लोग फेयर एंजाइटी वगैरह का शिकार थे। और इसी तरह ये जो इनके अपीयरेंस है उसके बारे में बताया गया है कि इनकी पूरी फैमिली की जो शक्ल थी वो इस तरह होती थी, जो उसकी फैमिली में सबको थी। और जो कुछ वो बोल रहा था मुझे उसकी समझ नहीं आ रही थी, लेकिन सुन रहा था इंटरेस्ट लेकर। ज़्यादातर वो ऐसा खाना खाता था जिसमें कोई स्वाद नहीं था, मतलब कोई मज़ा नहीं था। कमरे में ज़रा सी भी रोशनी आई थी या आती थी तो उसकी आंखें जलती थी। कमरे में हल्का हल्का साउंड भी था जिससे उसे डर ना लगे। और उसने बोला, मैं मर जाऊंगा, ज़रूर मैं उस बीमारी से मर जाऊंगा। मैं खो गया हूँ, डर की ज़िंदगी जी रहा हूँ। इस घर में मुझे डर है कि पता नहीं क्या होगा। और कहता है कि मेरे अंदर एक डर है और इसी डर में मर जाऊंगा। और उसने मुझे यहाँ अपने हेल्प के लिए बुलाया है। उसने मुझे बताया कि दर्द का डर नहीं है, मुझे रिज़ल्ट क्या होगा इसका डर है। मैंने उसके टूटे टूटे हुए वर्ड्स को सुना कि ये आदमी सालों से इस घर में कैद है, सालों से यहाँ से बाहर नहीं गया है। स्पिरिट्स ने उस घर की चीज़ों पर कब्ज़ा कर लिया है। लेकिन उसने बताया कि उससे ज़्यादा पेनफुल चीज़ एक और है, उसकी प्यारी बहन, एक जो इसके साथ रहती है, और उसका नाम है मेडलाइन ये मेडलाइन अशर। और एक ही जो इसकी फैमिली में अभी तक ज़िंदा है। मतलब ये दो बहन भाई जो है आपस में ज़िंदा है, बाकी इसकी पूरी फैमिली की डेथ हुई है। एक रॉड्रिक अशर और दूसरी इसकी बहन मेडलाइन अशर। वो जब मरेगी, अब रॉड्रिक अशर क्या कहता है नरेटर को कि जब मेरी सिस्टर मरेगी, मतलब जब मेडलाइन अशर मरेगी, तो मैं लास्ट मेंबर बचूंगा अशर फैमिली का। जब वो ये सब बता रहा था तो उसकी बहन वहाँ से गुज़री। अब देखो उसकी बहन की जो है उसकी बहन की जो है एंट्री होती है। तो ये क्या कहता है जो नरेटर, वो क्या कहता है कि जब वो ये बता रहा था कि वो अशर फैमिली का लास्ट बंदा होगा, लास्ट मेंबर होगा, जब वो ये बता रहा था तो उसकी बहन वहाँ से गुज़री। उसकी सिस्टर ने ये तक नहीं देखा कि मैं वहाँ बैठा हूँ, लेकिन मैंने उसकी तरफ देखा, मुझे डर लग रहा था। मेरी आंखें उसे देखती रही। वो कमरे में अंदर आई थी, उसके पीछे से दरवाज़ा बंद हो गया था। मैंने रॉड्रिक अशर की तरफ मुड़ कर देखा तो वो अपने हाथों में अपना मुंह रखकर रोने लगा। कुछ दिनों तक मैं उसी घर में रहा। हम दोनों मेडलाइन अशर की सैडनेस को निकालने की कोशिश कर रहे थे। हम साथ में पेंटिंग बनाते थे, ठीक है। अब हम दोनों के बीच फिर से फ्रेंडशिप डेवलप हो रही थी, लेकिन मेरे अंदर एक स्ट्रेंजनेस अभी भी थी। जो पेंटिंग उसने बनाई उससे मुझे डर मुझे मुझे लाइक डर लग रहा था। उसने मुझे डरा दिया। अब उसमें से एक पिक्चर उसने ऐसी बनाई जिसमें रूम था, उस रूम का कोई दरवाज़ा नहीं था, विंडो नहीं थी, कोई लाइट नहीं थी, सिर्फ एक रिवर की ब्राइटनेस थी। हॉरेबल सा लग रहा था, एक खौफनाक सा लग रहा था। और उसके लिए म्यूज़िक सुनना भी पेनफुल था। लेकिन जब वो गाने गाता था कुछ इस टाइप के, लाइक द हॉन्टेड पैलेस, और वो गाने ऐसे लग रहे थे कि वो कुछ बताना चाह रहा है। और शाम के वक्त उसने मुझे एक बैड न्यूज़ सुनाया कि उसकी बहन अब इस दुनिया में नहीं रही। मतलब ये जो है कौन बता रहा है? रॉड्रिक अशर जो है अपने नरेटर को, अपने फ्रेंड जो नरेटर है उसको बता रहा है कि उसकी बहन अब दुनिया में नहीं रही। और उसने कहा कि मैं उसे घर में ही रखूँगा, दफनाऊँगा,
दफनाऊंगा नहीं, और उसने रीज़न कुछ यूँ बताया। अब वो ये रीज़न बता रहा है कि वो उसे घर में क्यों रखेगा, मतलब बाहर क्यों नहीं दफन करेगा। तो वो जो रॉड्रिक अशर है वो नरेटर को रीज़न ये बताता है कि मेरी जो बहन थी वो बीमार थी, मैं नहीं चाहता उसकी बॉडी का पोस्टमार्टम किया जाए, कोई चुरा ना ले उसकी बॉडी को, और बाकी की फैमिली मेम्बर्स को भी इधर ही दफनाया गया है। हम दोनों ने उसकी बहन की बॉडी को उठाया। उस लम्हे मैंने दोनों बहन भाइयों का प्यार देखा। नरेटर अब बता रहा है कि उस दिन जब उसकी डेथ हुई, तो जब हम उसकी बॉडी उठा रहे थे तो मैंने दोनों बहन भाइयों का प्यार देखा। पता नहीं वो किस टाइप का प्यार था। उसने बताया कि वो और इसकी बहन जो है ट्विन्स थे, इसलिए उनका रिश्ता बहुत गहरा था। हमने उसकी बहन का मरा हुआ फेस आखिरी बार देखा, मेरी आंखें पट गई थी। उसको देखकर वो मरी हुई नहीं लग रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे वो सो रही है और अभी जाग जाएगी। उस डेड बॉडी के फेस पर एक स्माइल थी। बॉडी को रखने के बाद हमने उस आयरन के गेट को बंद किया और हम दोनों ऊपर की तरफ रूम में आ गए, और दोस्त की फेस पर एक अलग सी सिकनेस देखी। उसकी आवाज़ कांप रही थी, उसे कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही थी। उसकी कंडीशन मुझ पर भी हावी हो रही थी। उसकी बहन की बॉडी के 7 या 8 दिन बाद मैं जब अपने कमरे में सोने लगा, मुझे अजीब सा लग रहा था, नींद नहीं आ रही थी। अब अगेन नरेटर ये बातें कर रहा है, ठीक है, कि मुझे नींद नहीं आ रही थी। घंटों तक एक अजीब सी नर्वसनेस थी, ख़ुद को यकीन दिला रहा था कि ये सब इन्वायरमेंट का असर है, लेकिन मेरे सारे एफ़र्ट्स यूज़लेस थे। एक अंदर से अजीब सा डर छा गया था। कमरे में एक साउंड आने लगा था, मैं कमरे में यहाँ वहाँ चलने लगा। फिर मुझे किसी के ऊपर ऊपर से एक साउंड आने लगा। मैं कमरे में यहाँ वहाँ चलने लगा, फिर मुझे किसी के ऊपर आने की आवाज़ सुनाई दी, पैरों की आवाज़ सुनाई दी। मैं जानता था कि ये रॉड्रिक अशर था। वो गेट के पास आकर खड़ा हो गया। मुझे अच्छा लगा कि वो यहाँ आ गया था। मैं उसे बिठाकर स्टोरी सुनाने लगा उस ओल्ड बुक में से। जैसे जैसे मैं स्टोरी पढ़ रहा था, मेरे कानों में मुझे आवाज़ सुनाई दे रही थी। जो कुछ उस स्टोरी में हो रहा था, मुझे वो सब आवाज़ें सुनाई दे रही थी। मैंने बीच बीच में पॉज ली, मतलब वक्फ़ा लिया, चेक करने के लिए कि क्या मामला है। फिर मैंने वापस स्टोरी शुरू की। फिर वही आवाज़ें। मैंने अपनी चेयर से फ़ौरन कूदा, और रॉड्रिक अशर वही चुपचाप बैठा था, ज़मीन की तरफ देख रहा था। मैं उसके पास गया, उसके कंधे पर हाथ रखा। उसकी पूरी बॉडी कांप रही थी। मेरी फेस की तरफ देखकर मुस्कराया, बोला, हाँ मैंने भी वो आवाज़ सुनी थी। बहुत दिनों से मैं ये आवाज़ सुन रहा हूँ, लेकिन कुछ भूल नहीं पाया। हमने उस आयरन के गेट को तो बंद कर दिया था, लेकिन उसकी आवाज़ जो है मैं अभी भी उसको सुन सकता हूँ। वो ज़िंदा है और वो ऊपर आ रही है। वो बोला कि वो दरवाज़े पर खड़ी है। अब ये किसकी बात हो रही है? ये उसकी सिस्टर की अगेन बात हो रही कि मतलब जो इसकी सिस्टर है, ये मेडलाइन अशर, ये अभी भी ज़िंदा है। तो नरेटर बता रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो सिस्टर है वो अभी भी ज़िंदा है, वो दरवाज़े पर खड़ी है। जब दरवाज़ा खोला तो खून से लथपथ वाइट ड्रेस में उसकी बहन यानी जो मेडलाइन अशर है वो खड़ी थी। वो सच में खड़ी थी। थोड़ी देर वो अपने भाई पर गिरी और मर गई, ठीक है, और डर के मारे वो भी मर गया। मतलब अपनी बहन के साथ, मेडलाइन अशर के साथ, इसका जो भाई रॉड्रिक अशर है उसकी भी डेथ हो गई। मैं तो मौका मिलते ही उस रूम से उस घर से भागा। मैंने ब्रिज क्रॉस किया, तब एक लाइट आई। मैंने पलट कर देखा, ये किसकी लाइट थी? वो लाइट थी चांद की, और वो घर टूट गया। उस घर की दीवारें गिर गई, और उस क्रैक्स की वजह से, उस दरार की वजह से, जो द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ अशर को मैंने अपने आंखों से देखा जब वो गिर रहा था। मतलब वो जो महल था, द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ अशर इसीलिए कहा गया है। जब मैंने ब्रिज क्रॉस की तो एक लाइट थी, और वो लाइट किस चीज़ की थी? मून की लाइट थी, ठीक है, और चांद की लाइट थी यानी। और जब मैंने देखा तो दोबारा जब मैंने पीछे देखा तो जो क्या कहते हैं, ये द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ अशर, ये जो है गिरने लगा, और इस तरह वो मुकम्मल तौर पे गिर गया था। तो दोस्तों यहाँ पे स्टोरी की एंडिंग होती है। अब इसके अगर थीम्स की बात करें, सबसे पहला थीम है हमारे पास, वो है मैडनेस एंड मेंटल इलनेस। ये इम्पोर्टेंट थीम है।
द करेक्टर, अब ये इसलिए इम्पोर्टेंट थीम है, ये आप लोग एक्सप्लेनेशन इसकी देख लीजिएगा, ये मैं आपको सिंपल बताता हूँ। ये इसलिए इम्पोर्टेंट थीम है क्योंकि ये जो इलनेस है, इलनेस क्या है, एक तो स्ट्रेस है, ठीक है, एंजाइटी है, फेयर है इस फैमिली के अंदर, जिसमें मेन कैरेक्टर हमारे पास है रॉड्रिक अशर, इसके अंदर है। सो इट मीन्स ये जो फेयर है, एंजाइटी, ये इसकी पूरी फैमिली में चलती आ रही है। इसी तरह इसकी जो सिस्टर है उसके साथ भी यही होता आ रहा है, वो भी इसी डर की वजह से जो है कमरे में अंदर रहती है, बाहर नहीं आती। तो सेम टू सेम ये भी यही कहता है कि ये जो डर है ये इसीलिए है। और ये जो इवन जो महल है वो भी इतना ही पुराना है जिस तरह मेरी फैमिली पुरानी थी, वो भी अब मतलब जो मेरी फैमिली है उसकी डेथ हो गई है, और अब ऐसा लग रहा है जो मैं और मेरी जो सिस्टर है उसकी भी डेथ हो जाएगी, और उसके साथ साथ ये जो मेंसन है, जो महल है, ये भी गिर जाएगा, और आखिर में वो महल गिर भी जाता है। Decay and death. The mansion itself is a state of decay, mirroring the decay of the Usher family and their way of life. इसी तरह ये भी इम्पोर्टेंट थीम है, जिस तरह इंसान की डेथ होती है, और इसी तरह जो हमारे पास जो करेक्टर थे रॉड्रिक अशर और इसकी जो सिस्टर मेडलाइन अशर, दोनों की डेथ हो गई। सेम टू सेम वो जो मेंशन था, वो जो महल था, वो भी उसकी भी डेथ हो गई। क्यों मैं यहाँ पे डेथ वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि उसको ऐसा करेक्टर के तौर पे रखा गया है पूरी स्टोरी में। तो इस तरह उसकी भी डेथ हो गई, वो भी तबाह और बर्बाद हो गया था। आइसोलेशन एंड लॉनलीनेस, अब ये भी इम्पोर्टेंट थीम है। आइसोलेशन, कौन आइसोलेट था? ये जो रॉड्रिक अशर है ये आइसोलेट था। जब ये आइसोलेट था मीन्स अपने आप को तन्हा फील करता था, अकेला था, तो इसके पास कोई किसी के मतलब कॉल शॉल या किसी से रब्ता तो नहीं कर सकता था। तो इसने एक लेटर लिखा अपने पुराने दोस्त को, उसका क्या नाम था, अननेम नरेटर, उसका कोई नाम मेंशन नहीं किया गया। जब उसको ख़त लिखता है तो हालांकि ये दोनों जो है बचपन में मिले थे, फिर उसके बाद इनकी कभी भी मुलाकात नहीं हुई, तो उसे बुला लेता है और अपने आइसोलेशन को ख़त्म करने के लिए। लेकिन आइसोलेशन तो ख़त्म नहीं हुई, उल्टा इसकी जो है लाइक डेथ हो गई, रॉड्रिक अशर जो है उसकी डेथ हो जाती है। द सुपर नेचुरल, पो इज़ नोन फॉर हिज ओन ऑफ सुपर नेचुरल एलिमेंट्स इन हिज राइटिंग एंड द फॉल। अब ये जो है लाइक राइटर के बारे में बताया गया है कि ये सुपर नेचुरल एलिमेंट्स का बहुत ज़्यादा जो है यूज़ करता है। जो हमारे एडगर एलन पो है, ये सुपर नेचुरल एलिमेंट्स को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं अपने शॉर्ट स्टोरीज़ और नावल्स में। फिर लास्ट जो थीम है वो है आर्टिस्टिक ऑब्सेशन। Roderick's obsession with his artistic pursuits, particularly his music, is a recurring theme throughout the story. His fixation of the physical properties to the mansion and his belief that it is alive is also linked to his artistic obsession. ये उस म्यूज़िक लाइक आपने जब हम ये इसकी समरी डिस्कस कर रहे थे उसमें मैंने एक चीज़ डिस्कस की कि ये एक हल्का सा म्यूज़िक ऑन करके जो है अपने जो खौफ है, जो एंजाइटी है, उसको ख़त्म करना चाहता था, और उस म्यूज़िक को बहुत ही हल्का रखता था। तो यहाँ पे इस चीज़ को भी यही चीज़ मेंशन की गई है कि ये जो म्यूज़िक है ये किसी किसी के लिए जो है लाइक एक सुकून होता है, चाहे वो फास्ट हो या स्लो में लाइक प्ले करे। फिर हमारे पास जो है सिंबलिज्म, सबसे पहला जो सिंबल है वो है द मैंसन। द मैंसन इज़ अ की सिंबल इन द स्टोरी रिप्रेजेंटिंग द डिके एंड आइसोलेशन ऑफ द अशर फैमिली। द हाउस इज डिस्क्राइब्ड एज melancholy, decayed and vacant, which all contribute to the sense of dread and unease in the story. The mansion also represents the decay and decline of the Usher family and their way of life. अब ये जो मैंसन है, एक महल होता है, महल एक ना एक वक्त में ज़रूर गिर जाता है, ठीक है, अगर आप उसे गिराते नहीं तो आप उसके अंदर चेंजेस करते हो। तो ये किस चीज़, अब यहाँ पे जो ये जो महल है ये किस चीज़ को सिंबलाइज़ कर रहा है? अब महल के अंदर ऑब्वियसली क्या होता है, एक तो वहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं होते, तो वहाँ पे एक किस्म की मेलनकली मीन्स एक किस्म की उदासी होती है, और या तो आप उसको जो है सिंबलाइज़ कर सकते हैं कि ये एक ना एक दिन तबाह हो जाएगा। डिके का मतलब है तबाह। वैकेंट मीन्स ख़त्म, सॉरी, खाली करना या खाली होना। क्यों? क्योंकि जब फैमिली की डेथ होती है, पूरी फैमिली की, तो ऑब्वियसली वो जो महल होता है वो खाली हो जाता है। तो यहाँ पे इन्होंने तीन चीज़ों के साथ इसको सिंबलाइज़ किया है। फिर हमारे पास है द टर्न और स्मॉल लेक दैट सराउंड्स द मेंशन इज आल्सो सिंबल इन द स्टोरी, रिप्रेजेंट्स द डार्कनेस एंड इविल दैट सराउंड द अशर फैमिली एंड देयर होम। मतलब ये जो एक लेक है, ठीक है, झील जिसको हम कहते हैं उर्दू में, ये किस चीज़ को सिंबलाइज़ कर रहा है? ये भी डार्कनेस को सिंबलाइज़ कर रहा है, एविल को सिंबलाइज़ कर रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोई होता ही नहीं है उस झील साइड पे, ये अकेला होता है। मतलब जो रॉड्रिक अशर है और इसकी जो सिस्टर मेडलाइन है, उसके दो सर्वेंट होते हैं। तो ये किस चीज़ को सिंबलाइज़ करता है?
ये जो है डार्कनेस और इवल को। द टर्म्स डिस्क्राइब एज अ ब्लैक एंड लॉरेड, और ब्लैक जो भी वर्ड यूज़ होता है इसको यूनिवर्सली भी अगर हम देखें तो ये फेयर के लिए या इवल के लिए जो है यूज़ किया जाता है। Roderick Usher. Roderick Usher, the last remaining member of the Usher family, a symbol of the decay and madness that has consumed the family. इस तरह जो मेन करेक्टर है रॉड्रिक अशर, ये भी एक किस्म का सिंबलाइजेशन है किस चीज़ की। एक तो ये ख़त्म हो जाएगा, मतलब अपने जो इस तरह जिस तरह इसकी फैमिली थी अशर फैमिली का ये लास्ट मेंबर था, और इसकी एक सिस्टर थी मेडलाइन अशर, ये हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। तो जिस तरह एक जो महल होता है या जो इंसान है वो तबाह होता है, इसी तरह कोई भी हो वो तबाह ही जाता है, एक वक्त ऐसा भी आता है। तो इसी तरह सेम टू सेम ये इसकी इलनेस से भी रिलेटेड थी, मतलब ये जो फैमिली थी जिसकी डेथ हो रही थी। फिजिकल एंड मेंटल डिक्लाइन मिरर्स दैट ऑफ द मेंशन एंड हिज ऑब्सेशन विद द आर्टिस्टिक परस्यूट ऑफ हिज बिलीफ इन द सुपरनेचुरल एड टू द गॉथिक एटमॉस्फेयर ऑफ द story. Madeline Usher, Roderick's twin sister, is also a symbol in the story. Her ghostly appearance and sudden reappearance after her supposed death add supernatural elements of the story. Her death and subsequent burial in the family tomb also symbolize the decay and decline of the Usher family. ये जो दो करेक्टर्स हैं ये दोनों किस चीज़ को सिम्बलाइज़ कर रहा है, ये भी डिके मतलब जो मुकम्मल चीज़ पे तबाह होना है, या मुकम्मल चीज़ जो है जब कोई तबाह होती है तो उसको हम डिके कहेंगे। सेम टू सेम ये दोनों करेक्टर्स भी मुकम्मल तौर पे मतलब एक दूसरे का इनके साथ इतना प्यार होता है कि जब लास्ट में आपने देखा होगा समरी में जब हमने डिस्कस किया, ये जो मेडलाइन अशर है ये जब विंटर होती है रूम के अंदर तो खून में लथपथ होती है, और जैसे ये अपने भाई यानी जो रॉड्रिक अशर है इस पे गिरती है तो दोनों की एक साथ डेथ होती है। और जैसे ही ये दोनों की डेथ होती है, इनका जो महल होता है, जो मेन करेक्टर है हमारे पास नरेटर, वो जैसे ही मूव करता है ब्रिज के करीब जाता है तो वो जो महल होता है वो भी गिर जाता है। तो ये दोनों करेक्टर किस चीज़ की सिंबलाइजेशन है, डिके की, मीन्स तबाह करना, एक तबाह होना। The storm that rages outside the mansion on the light of Madeline's supposed death is also a symbol in the story. It represents the tumultuous and chaotic state of the Usher family and their home, as well as the impending tragedy that will befall them. तो एक तूफ़ान किस चीज़ को सिंबलाइज़ करता है, तूफ़ान भी यही चीज़ को सिंबलाइज़ करता है कि मतलब तबाही होने वाली है और जितनी चीज़ें वो तबाह हो जाएगी, लोग भी हो, चाहे जो लोग हो या घर हो। सेम टू सेम अब एक वक्त ऐसा भी आता है वहाँ पे एक तूफ़ान आता है, ये जो लास्ट में हमने देखा, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, उससे जो है जो दीवारें थी मेंशन की या जो महल की दीवारें थी वो गिर जाती है, बी फॉल, ठीक है, मैंने डी फॉल बोला, ये बी फॉल है। ओवरऑल द यूज़ ऑफ द सिम्बलाइजेशन, ये एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो है हमारी वीडियो की एंडिंग होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।